हाँ, तो बच्चे लास्ट क्लास के अंदर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स को स्टडी कर रहे थे। आ, जिनके अंदर हमने देखा था कि काफी वेरिएशन है। फॉर एग्जांपल फिजिकल स्टेट के अंदर हमने देखा था कि लोअर मेंबर्स आर कलरलेस, वॉलेटाइल, हैविंग कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। अप टू 12 कार्बन एटम्स जो होते हैं, वो तो हमें मतलब कि लिक्विड्स मिल जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो होंगे वो वैक्सी सॉलिड्स होंगे। बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स आर मच हायर देन कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स। तो हमने यहाँ पे कंपेयर भी किए थे कुछ। ठीक है, उसके बाद हमने ड्यू टू नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका रीजन दिया था। लोअर मेंबर्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, हायर मेंबर्स जो देन हायर मेंबर्स। इसके पीछे रीजन दिया था कि अगर कार्बन आइटम्स इंक्रीज कर रहे हैं तो मोलर मास इंक्रीज कर रहा है, जिससे वेंडरवॉल अट्रैक्शन बढ़ रही है। उसके बाद बात की थी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की। तो टर्शरी से प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि ब्रांचिंग से क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है और स्टैटिक हिंड्रेंस बढ़ती है। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी जिनके अंदर हमने बॉइलिंग पॉइंट के साथ डील किया था। फिर हमने मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल एंड आइसोमर जो उसका होता है ईथर की बात की थी। तो उसके अंदर हमने बताया कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर। ठीक है। फिर हमने सॉल्युबिलिटी की बात की। तो हमने कहा कि चार कार्बन एटम्स तक लगे हों तो उस तक तो वाटर सॉल्युबल होंगे, लेकिन हायर मेंबर्स आर इनसॉल्युबल। वहां पे क्यों होते हैं? क्योंकि कार्बन एटम्स जो यहाँ पे नॉन पोलर करेक्टर शो कर रहे हैं, तो वो पोलर पोलर वाटर के अंदर तो सॉल्युबिलिटी शो नहीं करेंगे। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि अल्कोहल्स हैव लो डेंसिटी देन वाटर, लाइटर देन वाटर। हमने यहाँ पे किया था। इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट भी था, पॉइजनस इफेक्ट। तो मिथेनॉल का मैंने आपको बताया था कि पॉइजनस एंड नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग, कॉज ब्लाइंडनेस एंड डेथ। ठीक है। तो इथेनॉल जो होती है इसको यूज करते हैं ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स। तो फिनॉल्स होती क्या है बच्चे? फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर फिनॉल हमें अंडरस्टैंड करना पड़े क्या है। एक रेजोनेंस के अंदर बेंजीन रिंग है जिसके ऊपर ओ एच ग्रुप कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं? फिनॉल कह रहे हैं। तो ये हमारे पास फिनॉल है। तो अगर हम फिनॉल फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आ जाएगी, स्टेट कौन सी होगी। ठीक है। तो फिजिकल स्टेट क्या होती है? एंड इसके अंदर हम इंक्लूड कर लेते हैं स्मेल को भी। फिजिकल स्टेट एंड स्मेल, फिजिकल स्टेट एंड स्मेल की बात कर लेते हैं। तो फिनॉल्स जो होती हैं बच्चे, फिनॉल्स आर फिनॉल्स आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंटली बता दूं, और लिक्विड्स भी है यहाँ पे। ठीक है। तो क्रिस्टलाइन क्या होता है बच्चे? क्रिस्टलाइन को आप नोट कर लेना कि क्रिस्टलाइन यहाँ पे होता है जिनके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट होती है, रेगुलर अरेंजमेंट होती है। तो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्योंकि सॉलिड्स ज्यादातर वही स्टडी करते हैं बच्चे जो हमारे पास क्रिस्टलाइन होते हैं, क्योंकि अमॉर्फस सॉलिड्स को तो हम स्टडी करते हैं। तो हमारे पास फिनॉल्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और लिक्विड। ठीक है। दे हैव दे हैव कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक फिनॉलिक ऑर्डर। फिनॉलिक ऑर्डर होता है इनके अंदर, फिनॉलिक ऑर्डर होता है। तो इनका एक ऑर्डर डिफरेंट तरीके का होगा जिसको हम फिनॉलिक ऑर्डर कहते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, तो इसके अंदर ही हम ये नहीं कह सकते कि ऑर्डरलेस वगैरह है, इनका एक फिनॉलिक ऑर्डर होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है सॉल्युबिलिटी का। तो अगर सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो सॉल्युबिलिटी किस तरीके से होती है? अनलाइक फिनॉल्स, सॉरी एल्कोहल्स। ठीक है। अनलाइक अनलाइक एल्कोहल्स, फिनॉल्स आर स्पेरिंगली मतलब बहुत मुश्किल से। ठीक है। स्पेरली सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है।
तो स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर का मतलब क्या है कि बहुत मुश्किल से होती है लेकिन सॉल्युबल हो जाती है, ठीक है, इन वाटर। क्यों होता है बच्चे, ये रीजन हम इसका बता सकते हैं। द नॉन पोलर, इनके अंदर जो नॉन पोलर पार्ट है वो एज कंपेरेटिव टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है, ठीक है। नॉन पोलर अराइल ग्रुप यहाँ पे क्या करता है, इज वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, जिसके कारण से क्या होता है, इन साइज, यहाँ पे लिख देते हैं हम इन साइज, एंड इट ऑलमोस्ट मास्क, या हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट कंप्लीटली मास्क द पोलर करेक्टर पोलर कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसके पोलर करेक्टर को कंप्लीटली अराइल ग्रुप जो कि मास्क कर देता है, जो कि नॉन पोलर पार्ट है। तो यहाँ पे अगर नॉन पोलर पार्ट डोमिनेट करेगा बच्चे, तो वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व थोड़ी होगा। तो यहाँ पे हम इसीलिए हमें मुश्किल आती है, लेकिन हम कह सकते हैं कि सॉल्युबल तो होती हैं, लेकिन मुश्किल से ही चाहे हो, लेकिन हो जाती हैं सॉल्युबल, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना बच्चे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे कि फिनॉल्स आर सॉल्युबल इन अल्कोहल्स, एल्कोहल्स के अंदर सॉल्युबल होती है, ईथर के अंदर सॉल्युबल होती है, ठीक है। क्योंकि नॉन पोलर पार्ट डोमिनेट कर रहा है, तो ये क्या करेंगे, पोलर पार्ट भी है और नॉन पोलर भी है, तो इसलिए ईथर के अंदर भी ये सॉल्युबल हो जाएंगी, अल्कोहल के अंदर भी ये सॉल्युबल हो जाएंगी, एंड इन NaOH, NaOH के अंदर भी ये सॉल्युबलाइज हो जाती हैं। अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर इनको सॉल्युबलाइज करने की कोशिश करोगे तो ये इजिली सॉल्युबल हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास आता है बच्चे पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का। इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी कम है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट के अंदर क्या होता है बच्चे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल्स आर फिनॉल्स आर हायर देन हायर देन हायर देन दैट ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। तो जो हाइड्रोकार्बन से ये बनी होती हैं, मतलब कि जितने के बराबर होती हैं, तो यहाँ पे हम कंपेयर भी करेंगे बच्चे, टोलुइन को कंपेयर करेंगे किससे, फिनॉल के साथ, क्योंकि उन दोनों के अंदर नियर अबाउट सेम अराइल ग्रुप होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक पॉइंट और लिख दूं, एंड हेलो अरेंज आर ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। तो हम कह रहे हैं बच्चे, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि फिनॉल्स जो होती हैं आर हायर हायर। तो बॉइलिंग पॉइंट हमने कहा कि फिनॉल्स का ज्यादा होता है एज कंपेरेटिव टू दैट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होगा, हेलो अरीन से ज्यादा होगा, जो भी कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास रखते होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल की बात करते हैं, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टोलुइन की बात करते हैं, तो हमारे पास होगा क्या बच्चे, टोलुइन के अंदर क्या होगा कि हमारे पास कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन थी फिनॉल के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे OH लगा हुआ था, और यहाँ पे हमारे पास CH3 ग्रुप लगा हुआ था, एल्काइल ग्रुप लगा हुआ था। तो अगर हम दोनों के मोलर मास को कंपेयर करें, तो इसका मोलर मास हमें देखने को मिल रहा है, इसका हमें मोलर मास देखने को मिल रहा है, मोलर मास इज इक्वल टू 94 ग्राम पर मोल। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमें क्या देखने को मिल रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू 455 केल्विन टेम्परेचर। तो अब हम दोनों के मोलर मास को कंपेयर करेंगे कि मोलर मास तो एग्जैक्टली हमें सेम ही दिख रहा है, इसका मोलर मास नियर अबाउट 92 ग्राम पर मोल है,
लेकिन अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो 384 केल्विन है। तो यहाँ पे काफी डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। इसीलिए तो हेलो एल्कीन्स जो है, हेलो अरीन्स जो है, उनको भी आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हेलो अरीन का भी जो मोलर मास है वो भी नियर अबाउट सिमिलर होगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेरेटिव टू अल्कोहल उसका कम होगा। ठीक है, तो मैंने वो डाटा मेंशन नहीं किया हुआ यहाँ पे, लेकिन हमने ऊपर लिख दिया है कि हेलोअरीन्स और टॉलुइन से अल्कोहल जो फिनॉल्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कम ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इस पॉइंट पे हम मेंशन कर सकते हैं द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑफ फिनॉल फिनॉल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट था, जिस कारण से क्या हो रहा था बच्चे, जिस कारण से हमारे पास मैं यहाँ पे लिख ही देता हूं, ड्यू टू विच हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पे मैं ना स्पेशली मेंशन कर रहा हूं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस इन फिनॉल्स। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज बच्चे। और हम यहाँ पे एक और पॉइंट लिख सकते हैं बच्चे, लेकिन मैं उसको केमिकल मैं चलो यहीं पे करवा देता हूँ, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर भी डील कर सकते हैं। एंड दैट फोर्थ प्रॉपर्टी हम यहाँ पे हम कवर कर सकते हैं, एसिडिक नेचर ऑफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सीबीएसई के अंदर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल को आप जरूर इंपॉर्टेंटली याद रख लेना। तो हमारे पास एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल आ जाता है। तो एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल को अंडरस्टैंड करने के लिए होता क्या है बच्चे, अगर हम देखें तो हम किसी भी एसिड की बात किस तरीके से कर रहे थे कि वो अपने अंदर से एच पॉजिटिव को किस तरीके से रिलीज करता है। तो यहां से अगर ये इजीली एच पॉजिटिव को रिलीज कर पाएगा तो हम इसको कहेंगे कि ये एसिडिक है, और ये नेगेटिव फिनॉक्साइड आयन। तो पॉइंट ये है कि अगर यहां से एच पॉजिटिव निकल जाए एच पॉजिटिव को इसने रिलीज कर दिया, और हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा, ये सारा कंपाउंड बन जाएगा हमारे पास फिनॉक्साइड आयन। तो अगर फिनॉक्साइड आयन स्टेबल होगा, यहां पे मैं लिख देता हूं, फिनॉक्साइड आयन अगर तो ये स्टेबल होगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, एसिडिक होगी क्या, फिनॉल। स्टेबल मींस, इफ, यहां पे लिख देता हूं, इफ फिनॉक्साइड आयन फिनॉक्साइड आयन फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबल, if phenoxide ion is stable, then the phenol will be then the phenol will be acidic. अब पॉइंट क्या है बच्चे, आप फिनॉक्साइड आयन को देखो ध्यान से। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने मार्कर को बड़ा कर रहा हूं। ठीक है, मार्कर को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। तो पॉइंट यहाँ पे क्या है कि अगर आप फिनॉक्साइड आयन को देख रहे हो, ठीक है, तो फिनॉक्साइड आयन कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो अगर ये नेगेटिव चार्ज जो है इसके ऊपर बोझ की तरह काम करेगा, अगर ये बोझ की तरह काम करेगा तो आप इसको देख सकते हो कि अगर ये नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइजेशन के अंदर आ गया तो हमारा ये फिनॉक्साइड आयन स्टेबल हो जाएगा। तो फिर ये एच पॉजिटिव को इजिली अपने अंदर से रिलीज कर पाएगा। तो इस नेगेटिव चार्ज का मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं कि इस नेगेटिव चार्ज का स्टेबल होना ही हमें बताएगा कि फिनॉल एसिडिक है या नहीं। तो यहां पे आप देखो, मैं इस मार्कर को भी थोड़ा बड़ा कर लेता हूं।
तो हमारे पास होगा क्या कि ये नेगेटिव चार्ज ड्रॉप डाउन होगा यहाँ पे। तो अब हमें क्या देखने मिलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। डबल बॉन्ड जैसे ही आएगा तो इस कार्बन की वैलेंसी जो है वो बढ़ जाएगी। अगर इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ गई तो ये क्या करेगा, अपना नेगेटिव चार्ज को इस तरफ ले आएगा। ठीक है, इस तरफ ले आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज बाद में यहाँ पे ड्रॉप होगा। तो ये पूरा रेजोनेट कर जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया था। तो ये डबल बॉन्ड अब यहाँ पे आ गया। तो ये डबल बॉन्ड जैसे ही यहाँ पे आएगा तो ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा। तो इस तरीके से होगा क्या कि ये जो डबल बॉन्ड पहले बना था ये फिर एज अ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉइंट ये है कि इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर बहुत ही तरीके से नेगेटिव चार्ज जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा आ गया था उसको इन्होंने क्या किया, डीलोकलाइज कर दिया। तो अगर ये डीलोकलाइज कर सकते हैं इजिली नेगेटिव चार्ज को, तो हमारे पास फिनॉक्साइड आयन आयन इज स्टेबल। ठीक है, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन डीलोकलाइजेशन सो phenol is able to able to release H plus ion release H plus ion easily। तो अगर हमारे पास कोई भी H प्लस आयन को इजिली मतलब कि अपने अंदर से रिलीज कर रहा है तो आप उसको क्या कहोगे। तो यहाँ पे ये इजिली कर रहा था इसलिए हम कह सकते हैं कि फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर। आगे हम और भी बातें करेंगे बच्चे, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज ही पढ़ने जा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये ब्लू लिटमस को रेड भी कर देगा। ठीक है, तो ब्लू लिटमस को कर दिया तो एसिडिक नेचर तो कंफर्म हो गया ना। यहाँ तक बच्चे समझ आ रहा है। यस सर। ओके बच्चे, फिर नेक्स्ट हम करते हैं बच्चे कवर। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और पहली क्लास ही बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास आ गया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स के अंदर हम सबसे पहला पॉइंट ये लिखते हैं कि एल्कोहल्स जो होती हैं वो काफी वर्सटाइल कंपाउंड होती हैं। वर्सटाइल कंपाउंड का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम कि हर तरीके के रिएक्शंस देने को वो रहती हैं, कि हर तरीके के रिएक्शंस देंगी। मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि आर एबल टू गिव वैरायटी ऑफ रिएक्शंस। यहाँ पे ये वैरायटी ऑफ रिएक्शंस देती हैं, वर्सटाइल कंपाउंड होते हैं। ठीक है, वर्सटाइल कंपाउंड का मतलब ये है कि आपको अभी देखने को मिल जाएगा कि हम यहाँ पे पहले पॉइंट करते हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी के हम देखते हैं कि अल्कोहल जो होती है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंटली समझना बच्चे। अल्कोहल्स कैन एक्ट एज फर्स्ट एंड न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल हम किनको कह रहे थे, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग कौन थे, जो इलेक्ट्रॉन रिच थे। इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकती है, एक्ट कर सकती है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगी। तो अब बच्चे ये न्यूक्लियस की तरफ ही जाएगी, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगी। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि अगर हम यहाँ पे एक जनरल अल्कोहल को ले लेते हैं तो हमें पता है कि इसके पास दो लोन पेयर्स हैं ऑक्सीजन के पास। तो अगर मैं इसके रिएक्शन को कुछ लिखने की कोशिश करूं, दिस आर रिवर्सिबल रिएक्शंस बच्चे। ठीक है, रिवर्सिबल है रिएक्शन। तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि आर ओ
और इसके लोन पेयर इसके पास आ गया और नेगेटिव चार्ज आ गया, और पास साथ में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब ये तो हमारे पास आ गया एसिडिक कैरेक्टर के लिए, ये एसिडिक कैरेक्टर के लिए हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, बड़े ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। क्योंकि ये H+ जो निकल आया है इसके अंदर, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल हो गया, इसको हम, नेम इसका क्या होगा, इसको हम एल्कोक्साइड कह सकते हैं, एल्क ऑक्साइड। तो जिस तरह का अल्काइल ग्रुप लगा होगा, अगर यहाँ पे मीथेन लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये मिथॉक्साइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो ये इथॉक्साइड हो जाएगा, इस तरीके से। तो हमने पहला देखा सिंपली, आगे अभी हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे इनको। तो हमने पहले देखे हैं कि एल्कोहल्स कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग। तो पहले हमने बता दिया था कि दीज आर वेरी वर्सटाइल कंपाउंड। अब आप कहोगे कि अल्कोहल यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन सेकंड रिएक्शन के अंदर हमें पता चलता है, सेकंड रिएक्शन के अंदर पता चलता है कि अल्कोहल्स जो होती हैं कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव बिहेव कर सकती हैं। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है बच्चे, तो इलेक्ट्रोफाइल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो ये इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, कि ये नेगेटिव चार्ज को पसंद करेगा। दूसरा हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास आप सोचोगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। क्योंकि आप देखो बच्चे यहाँ पे अल्कोहल को देखो आप, अल्कोहल का अगर आप देखोगे तो अल्कोहल के अंदर आपको दो बॉन्ड्स दिख रहे हैं, एक तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, और एक अल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच में। तो अगर ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का तोड़ रहा है बॉन्ड, तो हम वो न्यूक्लियोफाइल के अंदर इंक्लूड करेंगे। अगर वो अल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ रहा है, तो फिर इसका मतलब उसको इलेक्ट्रोफाइल के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे मैं फिर से एग्जांपल लिखता हूं, ROH है, तो बॉन्ड अब यहां से टूटा। पहले केस के अंदर देखो आप कहां से टूटा था, बॉन्ड की ब्रेकडाउन कहां से हुई थी, बॉन्ड की ब्रेकडाउन हुई थी यहां से, ठीक है। तो अब हमारे पास ये चीज क्या ब्रेकडाउन हो गया, तो ये हमें क्या देगा बच्चे, ये देगा R पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो अब यहां पे देखो हमारे पास क्या हुआ, जो अल्काइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आ गया, ठीक है। तीसरा यहाँ पे प्रॉपर्टीज, क्योंकि इन सारी प्रॉपर्टीज को आगे हम स्टडी करने वाले हैं वन बाय वन, ठीक है। इन सारी प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करने वाले हैं आगे वन बाय वन, ठीक है। इन सारी प्रॉपर्टीज को हम वन बाय वन, एंड थर्ड प्रॉपर्टी जो यहाँ पे आती है, कैन ऑल्सो गिव मिक्स्ड रिएक्शंस, मिक्स्ड रिएक्शंस भी दे रहे हैं, ठीक है, विद बोथ अल्काइल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हमारे पास तीन तरीके के रिएक्शन आ गए। पहला तो गया न्यूक्लियोफाइल के लिए एक्ट कर सकता है, दूसरा हमारे पास हो गया ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है, और तीसरा यहाँ पे आ गया कि दोनों तरीके से काम कर सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम कर सकता है और यहाँ पे मिक्स रिएक्शन दे सकता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे फर्स्ट रिएक्शन की, फर्स्ट रिएक्शन की, जहां में देखने को मिला था यहाँ पे एल्कोहल जो है एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पे ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्पेशली मेंशन करेंगे बच्चे, क्योंकि हमने पहले देखा था, स्टडी किया था बच्चे, ये देखो हमारे पास यहाँ पे H पॉजिटिव निकल रहा था और यहाँ पे RO नेगेटिव निकल रहा था। तो इसकी तरह हम देख रहे हैं, पहला पहला रिएक्शन हमारे पास क्या आ गया, पहला रिएक्शन आ गया
तो इसको हम थोड़ा सा और लिख लेते हैं। देयर इज क्लीवेज ऑफ देयर इज क्लीवेज ऑफ आर ओ एंड एच। तो हमारे पास क्लीवेज कहां से देखने को मिल रही है हमें? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्लीवेज जो हो रही है दैट इज बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? आर ओ नेगेटिव प्लस एच प्लस। तो ये दो कंपाउंड्स देखने को मिल रहे हैं और इसके लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट है, ठीक है। दिस इन्वॉल्व दिस इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां पे हमें देखने को एक पहली चीज क्या मिली, हम पॉइंट्स के अंदर मेंशन करते हैं। ईज ऑफ क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, अमंग वेरियस अल्कोहल्स अल्कोहल्स का एक हैज एन ऑर्डर। तो सबसे जल्दी हमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अंदर क्लीवेज कहां पे देखने को मिलेगी बच्चे? यहाँ पे मैं चलो फिनॉल्स को भी इंक्लूड करता हूँ, फिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे फिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक होगी, इसके अंदर सबसे जल्दी ये क्लीवेज ऑफ बॉन्ड होगी, ठीक है। ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, वो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में। दूसरे नंबर पे आ जाएगी हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल। तो इसके अंदर थोड़ा मुश्किल टूटेगा ये बॉन्ड, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आ गई हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल। इसके अंदर अब ये बॉन्ड जो है ये थोड़ा और मुश्किल से टूटेगा। फिर हमारे पास आ गई टर्शरी अल्कोहल। इसके अंदर सबसे मुश्किल से टूटेगा। तो अगर हम एसिडिक की बात कर रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं कि फिनॉल्स, यहाँ पे फिनॉल्स आर मैक्सिमम एसिडिक, प्राइमरी अल्कोहल्स आर लेस, सेकेंडरीज आर मोर लेस एंड टर्शरी आर लीस्ट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि टर्शरी जो हमारे पास एल्कोहल्स होंगी वो लीस्ट यहाँ पे क्या करेंगी, हमारे पास एसिडिक इन नेचर होंगी, ठीक है। लीस्ट हमारे पास यहाँ पे एसिडिक इन नेचर होंगी। तो यहां तक समझ आ रहा है बच्चे? बच्चे यहां तक समझ आ रहा है? यस सर। ओके। फिर हम नेक्स्ट बच्चे पॉइंट पहुंचते हैं, रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और अभी हम एसिडिक नेचर की ही बात करते रहेंगे, ठीक है। एसिडिक नेचर की ही बात करते रहेंगे। तो बच्चे डिस्टरबेंस तो नहीं आ रही ज्यादा क्लास के अंदर? क्योंकि मेरे पास काफी आवाज है, इतनी नो ज्यादा सर। ओके, ठीक है। तो सबसे पहला रिएक्शन हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ, ठीक है, आर ओ एंड एच लिख रहा हूं और इस बॉन्ड को हम क्लीवेज कर रहे हैं, ठीक है। इसकी हम यहाँ पे इसका ब्रेक डाउन देख रहे हैं। तो पहले टाइप के रिएक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है, रिएक्शन विद मेटल्स। तो अब मैं आपको बता दूं बच्चे कि वी आर टॉकिंग अबाउट एसिडिक नेचर। तो मेटल्स के साथ रिएक्शन करने का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चे? रिएक्शन मेटल के साथ इसीलिए था कि अगर रिएक्शन ऑफ मेटल जब होता था, फॉर एग्जांपल अगर आप देखो सोडियम को अगर आप HCl से रिएक्ट कर रहे थे तो हमारे पास क्या हो रहा था, यहाँ ये हम 2 मोल्स ले रहे थे, ये भी 2 मोल्स ले रहे थे। तो हमारे पास क्या बन रहा था, NaCl के 2 मोल्स बन रहे थे और साथ में हमें H2 गैस मिल रही थी।
तो H2 गैस जो थी वो कंफर्म कर रही थी कि हमारे पास जो एक्टिव मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो हमारे पास एसिड्स होते हैं उनके अंदर से भी हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, जो एक्टिव मेटल्स होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एसिडिक नेचर की बात कर रहे हैं, तो अगर ये एसिड्स होंगी, चाहे वो प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, या फिनॉल्स हैं, अगर हम इनका रिएक्शन एक्टिव मेटल्स के साथ करवाएंगे, तो अगर हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी तो हमें कंफर्म हो जाएगा ना यहाँ पे H+ निकल रहा है। ठीक है, यही चीज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं पहले थोड़ी सी थ्योरी लिख देता हूं यहाँ पे द एसिडिक नेचर द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स को भी बीच में इंक्लूड कर लेते हैं, कैन बी वेरीफाइड on the basis of their reactions with metals। तो मैं यहां पे इंपॉर्टेंटली लिख रहा हूं एक्टिव मेटल्स, बिकॉज एक्टिव मेटल्स हैज द एबिलिटी टू रिलीज। एक्टिव मेटल्स आपको पता है ना बच्चे कौन से होते हैं? बच्चे पता है एक्टिव मेटल्स कौन से होते हैं? चलो मैं ये लिख बता दूंगा आपको। ठीक है, विद एक्टिव मेटल्स, ठीक है, बोथ एल्कोहल्स both alcohols and phenols, ठीक है, react with active metals active metals to liberate hydrogen gas। ठीक है, टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, यहां पे हमारे पास हो जाएगा कंफर्म। ठीक है, विच कंफर्म्स हमारे पास एसिडिक नेचर। तो हाइड्रोजन गैस, एक्टिव मेटल्स क्या होते हैं बच्चे? हम स्टडी करते थे 10th 11th के अंदर, किस तरीके से स्टडी करते थे? केदारनाथ, बंसल का, माली, आलू, जरा, फीके से, आता है। तो ये हाइड्रोजन से जो भी इधर वाले हैं, रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर ऊपर हैं, ठीक है, उनको हम कहते थे एक्टिव मेटल्स। तो ये मेटल्स जितने भी हैं, इनके अंदर एबिलिटी थी कि ये एसिड के साथ एक्ट करके उनके अंदर से हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहे थे। तो जैसे ही हम एक्टिव मेटल्स को अब यहाँ पे अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो अगर हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ये देखो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो हम कह सकते हैं ना कि हमारे पास जो अल्कोहल्स हैं या फिनोल्स हैं, वो हमारे पास क्या होंगे? एसिडिक इन नेचर होंगी, क्योंकि हमने देखा कि एक्टिव मेटल जैसे ही एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनके अंदर से हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। तो इसलिए हम हमारे पास ये हो जाएगा कि कंफर्मेशन, ये हमने यहाँ पे लिखा है विच कंफर्म एसिडिक नेचर। तो यहाँ पे एसिडिक नेचर को कंफर्म करते हैं। तो कुछ रिएक्शंस को बात देखते हैं, तो मैं यहाँ से एक्टिव मेटल्स को हटा देता हूँ, यहाँ लिखे रहने दो। ठीक है, एक्टिव मेटल्स का आपको पता होगा। तो हमारे पास होता क्या है बच्चे, हम यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ ROH, यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हैं। ठीक है, 2 सोडियम के मॉलिक्यूल्स ले लो। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन, 2RONA+ हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे अगर सोडियम अल्कोहल के अंदर से हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा है, तो हम अल्कोहल को यहाँ पे क्या कहेंगे? एसिडिक कहेंगे ना। तो ये हमारे पास जो कंपाउंड बना है, ये सोडियम एल्कोक्साइड है। ठीक है, एल्कोक्साइड हो गया, सोडियम एल्कोक्साइड। दूसरी तरफ अगर हम एक एग्जाम्पल कर लें, तो एग्जाम्पल के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? OH, यहाँ पे इसके भी 2 मोल्स ले लो, 2 मोल सोडियम ले लो। तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चे? 2 मोल्स बनेगा CH3
CH2ONA। तो यहां पे ये क्या होगा, सोडियम का इथॉक्साइड, सोडियम का इथॉक्साइड, और साथ में हमारे पास H2 गैस रिलीज हो रही थी। तो अब ये H2 गैस जो रिलीज हो रही थी, ये क्या कर रही थी, ये कंफर्म कर रही थी, कंफर्म कर रही थी किस चीज को, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। तो यहाँ पे एसिडिक, तो यहाँ पे हम न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं बच्चे, जो पहली प्रॉपर्टी थी। तो न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी के अंदर क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल्स के अंदर हमने देखा था कि H+ रिलीज हो रहा था। तो अभी हम एसिडिक नेचर की ही बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, ठीक है। तो एसिडिक नेचर ऑफ, हमने प्राइमरी अल्कोहल्स देख लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम टर्शरी अल्कोहल की भी बात कर सकते हैं। सेकेंडरी तो बीच में आ ही जाएगी बच्चे, अगर हम टर्शरी की भी बात कर लेंगे। तो we can also use टर्शरी अल्कोहल। यहाँ पे हम टर्शरी अल्कोहल को भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर 6 मोल्स हों CH3C, CH3OH+2 एल्यूमिनियम यहाँ पे यूज किए। तो एल्यूमिनियम देखो बच्चे आप, एल्यूमिनियम कहाँ पे है, ये भी एक्टिव मेटल है, यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये भी एक्टिव मेटल है। हमने पहले एक्टिव मेटल सोडियम यूज किया, विच इज वेरी रिएक्टिव, ठीक है। एल्यूमिनियम उससे कम रिएक्टिव है, लेकिन है तो एक्टिव मेटल ही है। तो यहाँ पे अगर हम टर्शरी अल्कोहल से इसका रिएक्शन कराएंगे, तो हमारे पास क्या होगा बच्चे, ये रिएक्शन करके हमें क्या बना के देगा, हमारे पास यहाँ पे बन जाएंगे 2 मोल्स ये लगेंगे, CH3 CH3 CH3O नेगेटिव, ठीक है। तो ये यहाँ पे कितने हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे, और ये एल्यूमिनियम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एल्यूमिनियम 2 मोल्स हो जाएगा, ये देखो, और ये 3 मोल्स हो जाएंगे। तो जैसे हम कहते थे ना कि Al2O3, तो जिसकी वैलेंसी 3 है, वो इस एल्यूमिनियम की वैलेंसी है, तो वो इसके पैरों में होगी। और ये हमने 2 एल्यूमिनियम तो लिए हुए हैं, तो इसका नाम क्या होगा, एल्यूमिनियम टर्शरी। हमारे पास यहाँ पे क्या था, 1 2 3 4, 4 कार्बन्स का ऑक्साइड था। तो यहाँ पे हम ब्यूट ऑक्साइड लिख देंगे, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरीके से अब पॉइंट यहाँ पे, एक चीज तो हम भूल ही गए कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी लिखनी जरूरी थी, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस का रिलीज ही हमें बताएगा कि एसिडिक इन नेचर है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो विच कंफर्म्स कि यहाँ पे हमारे पास एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल कंफर्म हो गया है, ठीक है। क्योंकि एक्टिव मेटल्स एसिड के साथ ही रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते थे, ठीक है। यहां तक समझ आ रहा है बच्चे? यस सर। ओके। तो नेक्स्ट बच्चे, क्लास हमारे पास कितने टाइम की बची है, क्योंकि नेक्स्ट जो है दैट इज कंपैरिजन बिटवीन, ओके, दैट इज कंपैरिजन बिटवीन। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा टॉपिक है, मैं यहाँ पे टॉपिक लिख देता हूँ क्योंकि वो आज कवर नहीं होगा। कंपैरिजन है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास कंपैरिजन बिटवीन एसिडिक नेचर ऑफ वाटर एंड एल्कोहल्स,